नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज तीसरी बार उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज एक बड़ा फैसला आया है। इस याचिका को अब परसों यानी बुधवार के को सूचीबद्ध किया गया है। वहां पर अब इसकी सुनवाई होगी जस्टिस मनमोहन की पीठ पर, क्योंकि वही इस समय हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ हैं और उन्हीं के पीठ पे पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो 2 याचिकाएं दायर की गई थी सीएम पद से हटाने की, उस पर सुनवाई उन्होंने की थी और आज तीसरी बार फिर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और याचिका पहुंची। इस याचिका को आम आदमी पार्टी के ही एक पूर्व सदस्य और पूर्व विधायक ने दायर किया था और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल को अब सीएम पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस पद से हटना चाहिए। इस पर आज हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन्हें फटकार लगाई। उन्हें कहा कि आप केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं और इस मामले को यहां नहीं सुना जाना चाहिए। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अब इस मामले को परसों के लिए जस्टिस मनमोहन की पीठ में सूचीबद्ध कर दिया है। अब परसों वहां से पता चलेगा कि क्या फैसला आता है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की 2 याचिकाएं जस्टिस मनमोहन की पीठ से खारिज हो चुकी हैं, तो पूरी उम्मीद है कि परसों भी अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन आज हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और इसमें एक चीज ये भी नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को उनसे पद से हटाने के लिए लगातार जो कोशिशें चल रही हैं, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा खेल रचा जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखे रहने और उन्हें सीएम पद से हटाने की पूरी तैयारी विरोधी खेमे की ओर से की जा रही है? आज इसी सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर एक मामला पहुंचा, फिर एक याचिका दायर की गई। हालांकि इस बार की याचिका जो थी वो रिट याचिका थी, पीआईएल नहीं थी, यानी जनहित याचिका नहीं थी, रिट याचिका थी और इसे दायर किया था संदीप कुमार ने, जो आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे हैं। और संदीप कुमार ने आज हाईकोर्ट में ये कहा अपनी याचिका में कि उन्होंने रिट याचिका दाखिल की है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जनहित याचिका दाखिल नहीं की है, बल्कि रिट क्षेत्राधिकार में प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें अमलेंदु जी, हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि रिट याचिका जो होती है उसमें ये प्रावधान है, ये किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये निर्देश देता है अगर कोई व्यक्ति ये याचिका दायर करे कि आप इस व्यक्ति को फलाना कार्य करने से रोकिए। ये होता है रिट याचिका में, जबकि जनहित याचिका का स्वरूप दूसरा होता है। अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जो याचिकाएं लगी थी वो जनहित याचिकाएं थी, जिन्हें जस्टिस मनमोहन की पीठ ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। हम इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते, या तो एलजी इस पे कार्रवाई करे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बनता है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप करें। लेकिन आज तीसरी बार हाई कोर्ट में फिर से ये मामला पहुंचा एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा और ये मामला जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के बेंच पे पहुंचा और अब इसको परसों इस पर सुनवाई होगी। अमलेंदु जी, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल को ये राहत तो मिल रही है, लेकिन क्या ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा है? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पे समिता जी, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये बड़ी साजिश ही है। और ये साजिश ये है कि किसी तरीके से केजरीवाल को जो है एक तो जेल के अंदर रखा जाए और दूसरा वो किसी भी तरीके से, मतलब वहाँ एक आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ विघ्न पैदा हो और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा करके फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से काम करे और जो ऑपरेशन लोटस वगैरह की बातें चलती रहती हैं वो सब किसी तरीके से अंजाम दिया जाए। ये एक समझा जा सकता है कि एक इस मॉडस ऑपरेंडी पे काम किया जा रहा है, क्योंकि ये काम जो था पहले झारखंड में करने की कोशिश की गई थी कि उस समय हेमंत सोरेन को पहले फंसाया गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, और फिर उसके बाद फिर ये प्रयास किया गया कि झारखंड में वहाँ जो है सरकार को किस तरीके से गिरा दिया जाए। वहाँ के गवर्नर भी जो थे बीमार हो गए थे
थोड़े समय के लिए, जी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भी यहाँ के तो एलजी जो है वो तो खुद बयान देते फिर रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। तो वहाँ के कम से कम गवर्नर जो थे वो इतनी शालीनता बरत रहे थे कि वो खुद बयान कुछ नहीं दे रहे थे, बल्कि बीमार हो गए थे। यहाँ के एलजी तो जो है वो इतनी शालीनता भी नहीं बरत पा रहे हैं, वो तो खुद जाकर के चैनल्स पर बैठ कर ये बातें कर रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। भाई अगर जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी और आपके पास अख्तियारात हैं, और हाईकोर्ट भी कह चुका है कि हमारा काम नहीं है, साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि आपने कभी सुना है कि हाईकोर्ट ने या किसी न्यायालय ने कोई सरकार को बर्खास्त किया है? ये काम कार्यपालिका का है। इसके लिए एलजी और प्रधानमंत्री सक्षम है, वो अपने तरीके से कानून के अंतर्गत जो काम है वो उसको करें। यानी कि हाईकोर्ट ने एक तरीके से वो बॉल जो थी वो पाले में डाल दी एलजी के और प्रधानमंत्री के। तो अब अगर प्रधानमंत्री और एलजी जो है वो ये समझते हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलनी चाहिए और कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत केजरीवाल को जेल से काम करने से रोका जा सकता है, तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये तो एक तरीके से सवालिया निशान एलजी की क्षमता और प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता दोनों के ऊपर लगता है कि वो इस तरीके का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अगर संविधान के अंदर कोई इस तरीके की चीज़ है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से काम नहीं करने दिया जा सकता है, ऐसा अगर संविधान में कोई प्रावधान है तो वो संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाई आप गैर संवैधानिक तमाम प्रावधान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जहाँ संविधान में अगर कोई प्रावधान है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। कुल मिलाकर के समझने की बात यह है, चूंकि संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है और प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं और एलजी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थित लोग और मीडिया के लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस तरीके का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से काम करने से रोका जा सके। इसमें जो सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के मंत्री थे उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है कि उनको भी जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि इनको हम काम करने से नहीं रोक सकते, जेल के अंदर से काम करने से नहीं रोक सकते। और जब सेंथिल बालाजी ने चाहा तब उन्होंने अब मंत्री पद से इस्तीफा दिया। यही चीज़ जो है ये इस केजरीवाल के मामले में भी है कि यहाँ भी इस तरीके का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा। समिता जी, जब पिछली वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की थी, उस याचिका को खारिज करते हुए माननीय न्यायाधीश ने जो था वो ये टिप्पणी की थी कि आप ऐसा कैसे समझते हैं कि एक बार हम एक विषय पे कोई मत दे देंगे, उसके बाद दूसरी याचिका आएगी तो उस पर हम अपना रुख बदल लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि इसका मतलब उसी समय स्पष्ट हो गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कोई भी याचिका लाई जाती है, चाहे वो PIL हो चाहे वो रिट याचिका हो, जो भी याचिका लाई जाएगी, चूंकि वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, कानून के अंदर यह भी टिप्पणी थी माननीय न्यायाधीश की कि हम कानून की अदालत हैं, हम कानून से चलते हैं, यानी हम कानून से चलते हैं तो हम जो भी फैसला देंगे वो कानून के प्रावधान के अनुसार देंगे। इसका मतलब कि जो फैसले दिए गए दोनों रिट याचिकाओं पर वो कानून के अंतर्गत फैसले थे और कानून के तहत चूंकि इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है तो हाईकोर्ट ने वो याचिकाएं खारिज कर दी थी, PIL खारिज कर दी। आज भी जब जस्टिस सुब्रमण्यम इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो आज भी जस्टिस सुब्रमण्यम ने यही कहा कि इस तरीके की 2 याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं, यही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। आप फिर एक तीसरी याचिका लेकर के आ गए हैं, ये केवल पब्लिसिटी के लिए है और एक पोर्टल ने तो इसको लिखा है कि पब्लिसिटी मतलब याचिका है ये एक तरीके से। PIL का जो है पीछे पब्लिक की जगह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा उसको। तो ये है तो आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आप पे भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। याचिका को उन्होंने कहा कि चूंकि ये इस तरीके की याचिकाएं दूसरी बड़ी बेंच सुन चुकी है, उसी नेचर की याचिकाएं, तो इसको हम आगे करते हैं, लेकिन आप पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसका मतलब शर्मिष्ठा जी ये समझा जा सकता है कि बड़ी बेंच पे जब ये जाएगा, जस्टिस मनमोहन और प्रीतम लाल अरोड़ा की बेंच पे जब ये जाएगा मामला, 10 तारीख को इसको वहाँ सूचीबद्ध किया गया है, उसको जाकर के वहाँ निश्चित तौर पर चूंकि हाईकोर्ट वो ही बेंच कह चुकी है कि एक ही नेचर की अगर याचिका आएंगी तो आप ये कैसे समझते हैं कि हम अपना विचार बदल लेंगे? इसका मतलब अदालत का विचार पहले से तय है, हाईकोर्ट का वो विचार बदला नहीं जाएगा और इन महोदय के ऊपर लंबी जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो लग सकती है पेनल्टी। वो अब हो सकता है कि जो डबल बेंच है वो इसको लगाए, चूँकि जस्टिस सुब्रमण्यम ने याचिका को खारिज नहीं किया है। अगर वो याचिका खारिज कर देते तो वो वही जो थे उस पर पेनल्टी लगा थे। चूँकि ये एक रिट याचिका थी तो इसलिए उन्होंने उसको अगली बेंच के लिए कर दिया है। मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा जी कोर्ट की वो देखते हुए नेचर को और कानून की सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि संदीप कुमार जाए ही नहीं बड़ी बेंच के सामने, उससे पहले अपनी रिट याचिका वो वापस ले लें। अगर नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है वहाँ से फिर इस पर जो है ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगेगी, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस तरह की याचिकाएं एंटरटेन नहीं की जाएंगी और हम अपना मत नहीं बदल सकते। दूसरा इसमें एक जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है शर्मिष्ठा जी वो ये है कि ये जो संदीप कुमार हैं ये पहले आम आदमी पार्टी के ही MLA थे और मंत्री भी थे। इनकी एक सीडी जो थी वो कोई आई थी
कोई टेप आया था, उसमें बताया गया था कि कोई सेक्स टेप है, वो अरविंद केजरीवाल को जाकर के सीडी सौंपी गई थी, उसके आधार पर इनसे त्यागपत्र ले लिया गया था। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी चुनाव में प्रचार किया था और बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। उसके बाद इनकी सदस्यता चली गई थी। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि इन्होंने चूँकि उसका विश्वास उल्लंघन किया है दल बदल कानून के तहत, तो इनकी उसकी सदस्यता चली गई थी 2019 में। तो यानी कि ये पहले से नाराज व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनको जो बार बार आम आदमी पार्टी का विधायक कहा जा रहा है, टेक्निकली वो आम आदमी पार्टी के विधायक के पूर्व विधायक निश्चित तौर पे हैं, लेकिन चूंकि वो दल बदल के तहत उनकी सदस्यता गई है, अब वो भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों का प्रचार कर चुके हैं, तो वो किस पार्टी में ये अब उनको तय करना है। बहरहाल कुल मिलाकर के एक बड़ी फटकार जो है वो लगी है याचिकाकर्ता को, और केजरीवाल को फिलहाल एक राहत आज समझी जा सकती है, और हो सकता है आने वाले समय में जो बुधवार को जब इसकी सुनवाई होगी तो एक और राहत जो है वो हाई कोर्ट से मिले। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, पहले सुरजीत सिंह यादव, फिर विष्णु गुप्ता, और इसके बाद अब जो नाम आ रहा है तीसरा नाम, ये संदीप कुमार का। 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में, एक ही जैसी याचिकाएं, और 2 पर हाईकोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है, और तीसरे पर याचिका पर हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, और इस पर भारी जुर्माने की बात भी कही है। अब देखना यह होगा कि परसों ये याचिका सुनवाई से पहले ही खारिज मतलब ले ली जाती है, या कि फिर सुनवाई में ये खारिज होती है और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो बहुत गंभीर है वो ये कि केजरीवाल के खिलाफ आखिर इस तरह की बातें बार बार क्यों की जा रही हैं। ईडी का तो अपना जो समन है, ईडी का जो खेल है वो चल ही रहा है। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है 21 मार्च से ईडी की कस्टडी में, उसके बाद 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में केजरीवाल हैं, 15 अप्रैल तक उन्हें रहना है। और इस बीच केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। वो फैसला क्या आएगा ये एक और है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर निर्वाचित मुख्यमंत्री को उन्हें बार बार पद से हटाने की बात क्यों की जा रही है, जबकि उन पर कोई दोष सिद्धि हुई नहीं है। ये एक बड़ा खेल जिसकी ओर आपने अभी अमलेंदु जी बताया कि ये ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाने जैसी कोई बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी है, और न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर किसी न किसी तरह की कार्रवाइयां इस समय चल रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, और अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि ईडी ने उनकी चार्जशीट में 2 जो अभी और सबूत जोड़े हैं, वो सबूत है स्मार्ट टीवी के और फ्रिज के, जो एक हेमंत सोरेन के किसी सहयोगी के बच्चों ने खरीदे थे, और उसको उन्होंने एक तरह से वो लगाया है सबूत के तौर पे कि ये इन्होंने खरीदे हुए हैं, और जिस जमीन का प्रकरण है उस जमीन पर कि ये जमीन की देखभाल ये कर रहे थे, इसका मतलब ये हेमंत सोरेन ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा है। कुछ इस तरह के चार्जेस हैं। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बताकर पेश किया जा रहा है किसी भी तरह से। उधर ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर मामले चल ही रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ हमने देखे कि पहले मामले चल चुके हैं। इस समय आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज दुर्गेश पाठक को भी, जिनको गोवा चुनाव में उन पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें भी आज ईडी का सम्मन मिल गया है। आतिशी ने ये कहा था कुछ समय पहले कि दुर्गेश पाठक भी अब गिरफ्तार हो सकते हैं, और उन्होंने तो ये भी बताया था कि अब सौरभ भारद्वाज और उनका नंबर भी आ सकता है। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं कि अभी ये संघर्ष लंबा चलना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के लोगों ने कल एक सामूहिक उपवास किया जंतर मंतर पर, और इसके साथ ही देश भर में भी ये उपवास किया गया अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। और आज आम आदमी पार्टी ने अमलेंदु जी अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। इस कैंपेन को नाम भी उन्होंने कि जेल का जवाब वोट, ये उनके कैंपेन का नाम है। मतलब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, ये एक पोस्टर है, और उस पर आम आदमी पार्टी के लोग अब सड़कों पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, घर घर जाएंगे और ये बताएंगे कि देखो हमारे नेता को जेल में डाला गया है, तो अब आप आम आदमी पार्टी को जिताइए। इस बीच आज संजय सिंह ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह जब से जमानत पे बाहर आए हैं वो लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, और आज उन्होंने बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। संजय सिंह ने क्या कहा, इसको सुनते हैं पहले। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 33।
इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है, 0 टैक्स। बहुत गंभीर आरोप संजय सिंह के बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब से ये खुलासा हुआ है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां शामिल हैं उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया और किस तरह दिया, ईडी का इस्तेमाल हुआ उसमें। जिन कंपनियों का कहीं अता पता नहीं है, शेल कंपनियां हैं, उन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया। जिन कंपनियों को घाटा हुआ है उन कंपनियों ने बीजेपी को कई सैकड़ों करोड़ का चंदा दिया। जिन कंपनियों ने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा उन कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया। और जिन कंपनियों का कोई मुनाफा जितना हुआ है उससे 3 गुना या 93 गुना ज्यादा चंदा दिया। ये बहुत गंभीर आरोप है अमलेंदु जी। बीजेपी पहले ही इस पर घिरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि हाँ मैंने तो लाया इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे ये पता चल रहा है कम से कम कि किसका पैसा आया और किसको पैसा दिया गया, कहां से आया पैसा और कहां से गया। इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते दिख रहे हैं। लेकिन क्या इन एलिगेशंस के बाद, ये इतने गंभीर इल्जाम लगे हैं, क्या इसके बाद बीजेपी अपना बचाव कर पाएगी अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, उन इलेक्टोरल बॉन्ड से अब ये मालूम पड़ रहा है कि कितना पैसा कहाँ से आया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पैसा उगाती रही होगी, ये प्रधानमंत्री खुद कहने के बाद समझ लीजिए कि हमने इससे पहले किस तरीके से पैसा उगाया होगा। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद हमने जो उगाया वो मालूम पड़ गया कि हमने किस तरीके से उगाया। ये प्रधानमंत्री का इन द बिटवीन, मतलब लाइंस जो है, ये लाइनों के बीच में उनका जो है ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कहना आखिर क्या चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री कहते कुछ है, उसका तात्पर्य कुछ और होता है। तो हम भी उसी तरीके से निहितार्थ निकालते हैं प्रधानमंत्री की बातों का कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसको कहना क्या चाहते थे। तो मुझको यही लगता है प्रधानमंत्री कहना यही चाहते थे कि भाई देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला खुल गया तो ये मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे चंदा लिया। इससे पहले हमने जिस तरीके से चंदा लिया वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो मालूम नहीं पड़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के या विपक्ष के और लोगों के अगर ये आरोप गलत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से चंदा उगाही की है और ईडी सीबीआई को जो है उसने अपनी वसूली एजेंसियां बना दिया था, अगर विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के ये आरोप गलत हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक खुली चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि भाई खुले मंच पे आकर के बात कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के सब सामने रख करके बातचीत की जाए कि किसको कितना चंदा मिला और किस तरीके से मिला। इसके ये स्वीकार कर लेना चाहिए और एक बहस हो जाए फिर तमाम टीवी चैनल्स को, मीडिया के लोगों को सामने बैठा कर इसमें कोई बहस हो। मुझे लगता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पाएगी और ऐसा स्वीकार कर भी नहीं सकती है, चूंकि अगर ये सब चीज़ें सामने बैठ करके होंगी तो बहुत सी और सी चीज़ें भी सामने खुल करके आएंगी।
कुल मिलाकर के सविता जी ये है कि जिस तरीके से ये मसला खुल रहा है और विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर है और प्रधानमंत्री स्वयं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, और तो और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके जो पतिदेव हैं प्रभाकरण जो है, हाँ, वो भी कह रहे हैं कि अगर ये सरकार आ गई तो फिर आखिर में जो है मतलब इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, और इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। तो अभी तो ये खुल के आया है, चूंकि इसको तो अभी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। पीएम केयर फंड की अगर चीज़ अब खुल करके आएंगी, उसके बाद फिर वो कहाँ का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये अलग चीज़ है, क्योंकि पीएम केयर फंड पे भी आरटीआई के जरिए जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पब्लिक एंटिटी नहीं है, ये एक एनजीओ है, एक तरीके से कंपनी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये आरटीआई में नहीं आता है। तो जिस तरीके की बातें सब की जा रही हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला जो है वो उसमें भी है पीएम केयर फंड, और हो सकता है उसमें भी ऐसी कंपनियां तमाम हो जिनकी आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया जो कहावत है वो हो, जिस तरीके की संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कंपनियां हैं जिनका मतलब कुल मिलाकर के लॉस जो है 1 लाख करोड़ है और 450 करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। तो ऐसी दानवीर कंपनियां हो सकता है उसमें भी पीएम केयर फंड में भी उसमें दानवीर कंपनियां हो, और ये सब राज खुल कर के आ जाए कि किसने उस पीएम केयर फंड में जो था चंदा दिया था। लेकिन ये जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुल करके सामने आ रहा है, जनता के बीच एक बात तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर जा रही है कि भाजपा ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया है, और कुछ गड़बड़ तरीके से चंदा उगाही की है या पैसा उगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक आम जो धारणा है वो लोगों के अंदर बनती जा रही है। छोटे से छोटा आदमी जो बहुत सी बारीकियां नहीं समझता है, और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति बारीकियां नहीं समझ सकता, लेकिन उसकी एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाजपा ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है। वो घोटाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुल करके धीरे धीरे सामने आ रहा है, और समय रहते रहते और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और आप भी देखिए, आप भाजपा जो है अपने उसी पुराने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पे लौटना शुरू हो गई है, और तमाम बातों से ध्यान भटकाने की कोशिशों से करना शुरू कर दी है। क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आगे बढ़ता जाएगा, बीजेपी को परेशानियां बढ़ती जाएंगी, उसे जवाब देना मुश्किल होते जाएंगे। तो अभी से वो तैयारियां शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से चुनाव को जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच पे ले जाया जाए। लेकिन लोग उस पर जान नहीं रहे हैं, और भाजपा उस पिच पे कहा जाए अपनी पिच पे एक तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, और उसे विपक्ष की पिच पे लौट लौट के आना पड़ रहा है। और ये पिच ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत रपटीली जो है वो नजर पड़ रही है, क्योंकि भाजपा के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है जो विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन लगातार उठा रहा है। बिल्कुल अमलेंदु जी, अभी तक हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये भाजपा के कुछ सुरक्षा के वो थे जिसको अपने चारों ओर उसने एक सुरक्षा कवच की तरह रखा हुआ था, और उनके भीतर रहकर बीजेपी अपना खेल रही थी, सेफ गेम खेल रही थी। लेकिन अब उसे विपक्ष के पिच पर उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और आज केजरीवाल को ये जो बड़ी राहत मिली है, ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी के खेल, बीजेपी की रणनीतियां अब फेल होती जा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि संदीप कुमार या सुरजीत सिंह यादव या विष्णु गुप्ता ये बीजेपी के लोग हैं, बेशक ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये चेहरे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिकाएं दायर की, उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की। इधर बीजेपी भी कह चुकी है, कई बार कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को हम सीएम पद पर नहीं रहने देंगे और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वीके सक्सेना खुद कह चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। एलजी हैं दिल्ली के, लेकिन आज तक 21 मार्च से लेकर आज हो गई है 8 अप्रैल, और आज तक वीके सक्सेना ने कोई लीगल कदम इस पर अभी तक तो नहीं उठाया है। हमारी जानकारी में तो नहीं आया है कि वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए या कि दिल्ली के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने के लिए कोई कदम उठाया हो। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि हाई कोर्ट के जरिए अदालत को एक माध्यम बनाकर किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, और इस कोशिश के पीछे एक बड़ा कारण यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना और उसके बाद आम आदमी पार्टी को तोड़ना, क्योंकि यही काम बीजेपी ने बाकी राज्यों में किया है, महाराष्ट्र में किया है, कर्नाटक में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, तमाम बिहार में किया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष के नेताओं को पहले ईडी का दबाव या सीबीआई का दबाव या किसी भी तरह से उन्हें पहले अपने दबाव में लाया गया और उसके बाद उन्हें अपने खेमे में शामिल करा लिया गया। ये इसको ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया है। लेकिन अब बीजेपी यही खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेलना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद जब वो
गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे ईडी के सम्मन भेजे जा रहे हैं और मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी का सपोर्ट कर दूं। अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी का सपोर्ट कर देते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया गया है और इसका एक बड़ा कारण यही दिख रहा है कि बीजेपी दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस जैसा कोई खेल खेलना चाहती है और जाहिर है इस खेल के पीछे जो पूंजी लगेगी उस पूंजी का इंतजाम बीजेपी ने पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शायद कर लिया है। अमलेंदु जी, यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसका ये बड़ा काम है कि वो काले धन पर या धन की अवैध जिस तरह के लेन देन होते हैं उस पर वो निगरानी रखे और उस पर वो कार्रवाई करे, तो अब जबकि ये समझ में आ गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, उसके बाद ये दिख गया कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदे दिए वो कंपनियां या तो घाटे में हैं या उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया या उन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज संजय सिंह ने तो बाकायदा लिस्ट बता दी, 33 कंपनियां ऐसी, 17 कंपनियां ऐसी, 6 कंपनियां ऐसी। इसका मतलब पूरे पुख्ता सबूत उनके पास हैं, उसके बाद वो बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप ईडी की कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है अमलेंदु जी? क्यों ईडी ने अब तक बीजेपी को इस तरह का कोई समन नहीं भेजा या बीजेपी पर इस तरह के उसके कार्यालय पर कोई दबिश नहीं पड़ी कि या उसके खाते अभी तक सीज नहीं हुए, आईटी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि आपके पास ये जितना पैसा आया है ये अवैध तरीकों से आया है, इस पर बीजेपी पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई अमलेंदु जी? देखिए शर्मिष्ठा जी, बीजेपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है और बीजेपी पे कार्रवाई होगी भी नहीं। वो इसलिए नहीं होगी चूंकि जो आरोप विपक्ष लगाता रहता है वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों की तरीके से काम कर रही हैं। देखिए, जब सुनवाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल की मसले को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कहा गया कि इन कंपनियों को ने चंदा दिया है, जिनके अप्रूवर की जो कंपनियां बीजेपी को चंदा दिया है, तो उसमें जो ईडी की तरफ से वकील साहब मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये मसला अलग है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि आपने 1 सेकंड के अंदर ये क्लीन चिट दे दी कि बीजेपी का मसला अलग है और ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर आम आदमी पार्टी से या अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मसला कैसे है? फिर अगर ये मसला अलग है तो वो अलग कैसे? तो कुल मिलाकर के बात यही है कि चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि एजेंसियां उसके अनुषंगिक संगठनों की तरीके से काम कर रही हैं। उसके राहुल गांधी ने तो बहुत साफ तरीके से कहा कि मैच फिक्सिंग है, सब ये एक मिल करके काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी कल की ही खबर है, कल की या परसों की खबर है कि वो तमिलनाडु में 4 करोड़ रुपया कैश जो पकड़ा गया है वो भाजपा के कार्यकर्ता से पकड़ा गया। उसने कहा कि चुनाव के लिए पैसा दिल्ली से आया था। अब इतनी खबर आने के बाद क्या अब तक कोई आपने खबर देखी कि ईडी ने वहां जाकर कोई कार्रवाई की हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की हो? जिस कार्यकर्ता से पकड़ा गया उसको ईडी ने गिरफ्त में लिया हो, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पैसा जा रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी के खिलाफ कुछ किया हो, दिल्ली में जेपी नड्डा से कोई पूछताछ की हो कि भाई आपने ये पैसा क्यों भेजा, या कोषाध्यक्ष भाजपा के जो उनसे कोई सवाल किया हो कि ये क्यों गया, प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से पूछा हो कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा था, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का पकड़ा गया। तो ये जिस तरीके की सब चीज़ें आ रही हैं, तो इस तरीके की चीज़ें कुल मिलाकर के साफ इशारा करती हैं कि एजेंसियाँ एक खास तरीके से काम कर रही हैं और जो आरोप विपक्ष लगाता रहता है वो आरोप सही है। आपको याद होगा शर्मिष्ठा जी कि जिस समय वो ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, उनको लगातार एक्सटेंशन दिए गए और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़ी फटकार लगा करके उनको एक तरह से कहा कि हटाया और समय सीमा दी इनको फला तारीख तक हटाया जाना है। उसके बाद फिर वो जब तारीख नज़दीक आई तो सरकार जो थी फिर पहुंच गई कोर्ट कि किसी बहाने से उनको फिर और रोका जाए, फिर किसी बहाने से उनको फिर और रोका गया। कुल मिलाकर के उस समय विपक्ष ने आरोप ही लगाया था, खासतौर से जो मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह था कि खबरें ये है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की सुपारी जो है वो एक तरीके से उन्होंने ईडी के जो डायरेक्टर थे तत्कालीन संजय कुमार मिश्रा, उन्होंने दी है और उन्होंने वायदा किया कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम था, उसमें हेमंत सोरेन का भी नाम था, अरविंद केजरीवाल का भी नाम था, ये सारे नाम उसमें थे, ये आरोप थे। तो अब वो उस समय आरोप सही थे या गलत थे, अब वो हम तो नहीं कह सकते आरोप सही थे या गलत थे और इस तरीके कोई बात हुई थी या नहीं थी, लेकिन विपक्ष के ये आरोप थे और वो विपक्ष के आरोप इस समय इस तरीके से सच होते दिखाई पड़ते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं तो एजेंसियां खामोश दिखाई पड़ती हैं। चुनाव आयोग भी खामोश है, चुनाव आयोग भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यानी चुनाव आयोग अगर ये नहीं पूछा ईडी से कि भाई आपने अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता लागू होने के बाद बिना हमसे परमिशन लिए हुए गिरफ्तार कैसे कर लिया, ये सवाल नहीं पूछा तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है आप ईडी ने अपनी कार्रवाई की थी कर ली, लेकिन अब चुनाव आयोग ये क्यों नहीं पूछा कि जो पैसा चुनाव में जा रहा था और वो पैसा पकड़ा गया है, इस पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, अब चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है?
तो सवाल ये कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बात वही है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आरोप कहीं ना कहीं अब सच साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब वो सही है कि नहीं है वो तो एजेंसियां जाने, बीजेपी जाने, मोदी जी जाने, हम तो जानते नहीं उसको। लेकिन जो आम आदमी एक तरीके से जो साधारण व्यक्ति है वो इन सारी चीज़ों के सीक्वेंसेस जोड़ के समझ सकता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है एजेंसियों के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सविता जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बात कही अमलेंदु जी की आम आदमी सब समझ रहा है। और कल जब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया जा रहा था, तो वहां बहुत से लोग आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आम जनता से जुड़े हुए, आम जनता को बताने वाले भी बहुत लोग वहां पर आए थे। ऑटो वाले थे वहां पर, स्टूडेंट्स थे वहां पर, व्यापारी थे वहां पर, गृहिणियां थी। इन सभी लोगों ने, जब हमारे संवाददाता ने उनसे कल वहां बात की, तो इन सभी लोगों का ये कहना था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं, हम लोकतंत्र के समर्थन में भी यहाँ आए हैं। क्योंकि इन लोगों ने ये देखा है कि 10 सालों में मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें फिर से वोट दिया जाए, और वहीं विपक्षी दलों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उन पर इतनी कार्रवाई की जा रही है। ये सब लोग ये देख रहे हैं और एक आम धारणा ये बनती जा रही है कि इस समय विपक्ष के नेताओं पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो बदले की राजनीति से हो रही हैं। और लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खराब चीज है कि अगर आम जनता के मन में अगर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कोई संदेह पैदा होता है, तो ये लोकतंत्र और संविधान इसमें कमजोर होता है कहीं ना कहीं। और आज अदालत से अरविंद केजरीवाल को ये जो राहत मिली है, ये एक इस तरह से एक राहत लोकतंत्र के लिए भी है कि यहाँ पर अदालत ने ये बड़ा संदेश दे दिया है कि अदालतें जरूरी काम करने के लिए बैठी हैं, न्याय करने के लिए बैठी हैं। आपके बदले की राजनीति का खेल यहाँ पर खेलने के लिए अदालतों ने अपने खुद को मैदान बनाने से इनकार कर दिया है। ये आज के फैसले से साबित हो गया है। आज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रहे हैं, और अब इस याचिका को परसों के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब इस बीच अगर याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परसों अगर जस्टिस मनमोहन की पीठ में ये सुनवाई होती है इस याचिका पर, तो फिर से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही फैसला आएगा, यानी उन्हें सीएम पद पर अभी बने रहने दिया जाएगा। ये एक संकेत तो आज अदालत से मिल ही गए हैं। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। कैंपेन है कि जेल का जवाब वोट से, ये आम आदमी पार्टी के कैंपेन की टैगलाइन है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने ये कहा है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अब जिम्मेदारी हम पर है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पर है, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इस बीच अरविंद केजरीवाल जेल से और उसके पहले ईडी की कस्टडी से 2 बार अपने संदेश भेज चुके हैं, जिन्हें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बाहर आकर पढ़ा था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं जेल में हूं, लेकिन मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूं, दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहा हूं। और जब से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जमानत पर बाहर छूटे हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले और बुलंद हैं। और अमलेंदु जी, इस बीच हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस पार्टी ने लगातार दिया है। आमतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी तक आमने सामने होते थे, इंडिया गठबंधन बनने के बाद दोनों एक साथ आ गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों मिलकर अब एक बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने अपनी लड़ाई को और मजबूत कर लिया है। इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान की रैली में ये एकता का नजारा दिखा था। उसके बाद राहुल गांधी ने जब से घोषणा पत्र लॉन्च किया, या बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सब लोग उस समय मौजूद थे, और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में जो बातें उसके बारे में बताई थी, न्याय पत्र के बारे में, कि ये लड़ाई 98% वर्सेस 2% लोगों के बीच की है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि ये मैच फिक्सिंग है, अगर ये मैच फिक्सिंग काम कर जाती है तो मोदी 400 पार सीटें जीतेंगे, वरना वो 180, 140, 120 भी पार कर पाएंगे, तो ये कहा नहीं जा सकता। अमलेंदु जी, इस समय बीजेपी जिस तरह से चाहे अरविंद केजरीवाल पर, चाहे हेमंत सोरेन पर, चाहे बाकी विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से हमलावर है, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक चुप्पी साधे हुए, मतलब अपने पक्ष में बोल रही है, या और उस पर जो जिन गड़बड़ियों का इल्जाम लग रहा है उनके बारे में वो कुछ नहीं बोल रही है। तो क्या ये सब बीजेपी की बचाव की रणनीति है? और उसके बाद मोदी जिस तरह से
कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का नाम दे चुके हैं कि उसकी छाप है और इसमें देश को विभाजन की वो बातें दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत साफ साफ तौर पे ये कहा गया है कि वो न्यायिक और संवैधानिक और हर तरह के सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहा गया है। तो क्या अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इन सब की मजबूती के आगे बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में दिख रही है? अमलेंदु जी, देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा दबाव में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय आक्रामक ना होकर के रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी अटैक नहीं कर पा रही है, बल्कि जो भाजपा पे अटैक हो रहे हैं उनका किसी तरीके से बचाव करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है। दूसरा, बीजेपी ने खुद ये मौका उपलब्ध करा दिया कि पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट हो जाए और अब तो उसके कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हो गए। यानी जो ज़मीन पे जाकर के इंडिया गठबंधन को काम करना पड़ता अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि गठबंधन के सारे सहयोगी जो है एक दूसरे के ही कैंडिडेट हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करना है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, वो ये काम बीजेपी ने खुद कर दिया है। अब वो इंडिया गठबंधन को काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि कार्यकर्ता उनका एकजुट हो गया। आप देखिए अरविंद केजरीवाल की, चाहे वो गिरफ्तारी के बाद विरोध के प्रदर्शन रहे हो, चाहे रामलीला मैदान की रैली रही हो, चाहे कल वो उपवास का मामला रहा हो, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता या थे और दलों के कार्यकर्ता वो सब इनमें शरीक हुए और एक तरीके से एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए और एक दूसरे के पक्ष में नारे लगाते हुए नजर आए। ये जो काम किया है, मुझे लगता है कि बीजेपी को अब ये पछतावा हो रहा होगा कि अगर उसने हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ना किया होता तो शायद इस तरीके की बॉन्डिंग नहीं हो पाती। क्योंकि उससे पहले जो खबरें आती थी समिता जी, वो ये आती थी कि कार्यकर्ता नाराज है, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें दिखती थी गठबंधन को लेकर के, एक दूसरे दल के कार्यकर्ता तो ये टिप्पणी करते थे कि हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी, उतनी सीटें मिलनी चाहिए थी। अब कहीं ये बात है ही नहीं कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए थी। अब तो ये कि जो भी है वो इंडिया का कैंडिडेट है, वो चाहे किसी पार्टी से खड़ा हुआ हो, वो इंडिया का कैंडिडेट है और उसके लिए काम करना है और बीजेपी को हराना है। यानी लक्ष्य निर्धारित हो गया इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच में कि अब जो है कैंडिडेट कोई भी हो वो इंडिया का कैंडिडेट है, बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को हराना है, हमारा पहला लक्ष्य भी यही है। ये मजबूती बीजेपी को परेशान कर रही है और बीजेपी ने सोचा ये था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो इस गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन में टूटन पैदा होगी और इस टूटन का बीजेपी फायदा उठाएगी। ये होगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि अब भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हो गई है कि केजरीवाल के ऊपर, तो इससे केजरीवाल से किनारा किया जाए। लेकिन हुआ इसका एकदम से उल्टा। पूरा इंडिया गठबंधन जो था वो एकजुट हो गया। सबने एक सुर में कहा कि हम एक हैं और किसी के ऊपर भी कोई बात होगी तो हम एकजुट खड़े हुए। यानी कि जो जहां पश्चिम बंगाल, जहां इंडिया गठबंधन के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया है, मतलब सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, वहां से ममता बनर्जी जो थी उन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसको गलत बताया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को और कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम अपना प्रतिनिधि दिल्ली भेज रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर के चुनाव आयोग से मिलेगा। और यही हुआ भी। उनके प्रतिनिधि डेरेक ओब्रायन जो थे वो आए। इसी तरीके से रामलीला मैदान की जो रैली हुई उसमें डेरेक ओब्रायन और सागर का घोष वो टीएमसी के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ उपस्थित थे। दोनों ने जनसभा को संबोधित किया। तो जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का काम था वो तो बीजेपी ने खुद कर दिया। अब किसी को दूसरे को उसमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सर्वमित्ता जी बीजेपी के लिए बहुत ज़बरदस्त चुनौती है। अगर बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा नहीं होगा तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई पड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज ही जो एसवाई कुरैशी हैं, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने एक बड़ा कहा जब व्यंग्यात्मक लहजे में एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अभी 400 के पार है, 4 जून के बाद 175 से 200 के बीच में आ जाएगा। मैं अल्फांजो आम की बात कर रहा हूँ और हर आम चीज़ जो पॉलिटिक्स नहीं होती है। यानी उन्होंने पॉलिटिक्स की बात करते हुए ये बता दिया कि जो 400 पार की बातें कर रहे हैं वो 4 जून तक आते आते 175 से 200 के बीच में होंगे। और इत्तेफाक की बात शर्मित्ता जी ये है कि राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि जो 400 पार की बात है ये अपना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की है। अगर मैच फिक्सिंग नहीं होती है तो 180 से 140 के बीच में एनडीए रहने वाला है। और तमाम जो सर्वे जो अंदरूनी आ रहे हैं, जो बताए जाते हैं कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे, वो भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि मामला जो है वो
140 से 180 के बीच में जाकर के फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है, जो उसने एक 400 पार का नारा दिया, वो 400 पार का नहीं, 400 पे हार हो रही है, 143 सीटें आ रही हैं। ये जो है वो राजनीतिक विश्लेषक तमाम कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला बहुत दिलचस्प है। बीजेपी जिस तरीके से चाहती थी कि वो आगे बढ़ेगी और नारों के बीच में अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगी, वो माहौल भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के आरोपों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भाजपा कोई नए आरोप विपक्ष के ऊपर नहीं लगा पा रही है। वही घिसे पिटे पुराने आरोप, वंशवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग है, यही सारी जो है उसी पर लौट के आ रही है। अब ये कितना काम करता है ये चुनाव में मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो सर्वोच्च यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जिस तरीके से ये राहत मिली है, इससे और बीजेपी बैकफुट पे आई है। अब ये बीजेपी के लोग हों या नहीं हो याचिकाएं दाखिल करने वाले, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इन याचिकाओं को पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा काम कर रही होगी या बीजेपी के लोगों के कुछ ना कुछ हाथ रहे होंगे। अब ये है कि नहीं है, ये तो याचिका करता है या नहीं। अगर वो जनहित याचिका में भी जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये जनहित तो नहीं है कि केजरीवाल काम करें या नहीं करें। मजे की बात यह है कि ईडी ने भी जो अरविंद केजरीवाल की एक याचिका दायर हुई कि उनको अपने वकील से मिलने का अधिक समय दिया जाए, तो ईडी ने जो अदालत में कहा वो ये कहा कि चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको सरकार चलाने के लिए अधिक वक्त जो है वो वकील से मिलने का नहीं मिल सकता। ये ईडी की अपनी आपत्ति थी। तो आप समझ सकती हैं सविता जी की ईडी की आपत्ति ये क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाए। ईडी के अपने कंसर्न हैं, अगर उसके केस से संबंधित कोई कंसर्न हो तो ईडी को वो बात अदालत में रखनी चाहिए थी। ईडी को ये जाके नहीं कहना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चलाएं, इसके लिए उनको ज़्यादा समय नहीं दिया सकता। तो आप समझ सकती हैं कि ईडी का भी जो मोटिव है उसके पीछे किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, ये साफ तरीके से समझा सकता है सविता जी। बिल्कुल, बीजेपी के सारे तीर जो हैं उसका तरकश खाली दिखाई दे रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि वो घिसी पिटी रणनीति पर चल रही है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार शायद ना चढ़े। और जो इशारे हो रहे हैं, जो निष्पक्ष लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो साफ तौर पर यही देख पा रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस समय कमजोर हो चुकी है। और बीजेपी ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी बीजेपी का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन्हें यह आश्वासन कहीं ना कहीं से दे रहे हैं और राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि वो ब्रेक ले लें। लेकिन अब ये 4 जून के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रेक लेने की बारी अभी किसकी है, किसे झोला उठा के कहां जाना पड़ेगा, ये 4 जून को हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या इंडिया गठबंधन हो, बीजेपी उन पर जितने भी वार कर रही है उसका करारा जवाब उसे मिलता जा रहा है। उसके सारे वार फेल होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और राहत मिल गई। अब इंतजार रहेगा परसों का कि परसों जब यही याचिका वापस पहुंचेगी जस्टिस मनमोहन की पीठ पे तो क्या होता है वहां। और इस बीच इंतजार इस बात का भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा है वो फैसला वो कब तक सुनाती है। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में बने रहेंगे या कि फिर वो उससे पहले ही बाहर आ जाएंगे। तमाम घटनाएं अभी हो रही हैं और उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आज की इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज हमें फिर से सुनने के लिए वक्त निकाला। देखते